जितने भी स्टूडेंट 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो में देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण मानचित्र वाले प्रश्न। और ये है कि मानचित्र कैसे भरना है। आज की वीडियो में समझ लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का महामैराथन ये वीडियो है, ठीक है ना। महामैराथन वीडियो है। और आज की इस वीडियो से आपका सामाजिक विज्ञान पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान वन शॉट में खत्म होने वाला है। मतलब कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं छूटेगा। जितने भी सामाजिक विज्ञान का तैयारी है मात्र इस एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। इस वीडियो से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी खत्म हो जाएंगे, मानचित्र भी खत्म हो जाएगा और इस पूरे पेपर का सोल्यूशन भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमर का पेटी कस लो, रण का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। बिना युद्ध पर विजय प्राप्त किए रण को छोड़कर मत भागना, क्योंकि आपको 11 मार्च को रणभूमि में उतरना है। तो रणभूमि में उतरना है तो इस युद्ध को जीतना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 का ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और इस बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लोगे तो गारंटी है कि इससे बाहर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे किताब से छांट छांट कर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हर साल ही 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रारंभ 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो वो हुआ था फ्रांस से हुआ था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो सीमित राजतंत्र था। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के दौरान। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे, तो भारत जो आए थे कब, 1915 ईस्वी में। फटाफट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल है। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट होगा तो समझिए बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अभी मैप वर्क भी देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चलाया गया। ठीक। चौरी चौरा कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। कहां पर? गोरखपुर में थाने को फूंक दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जल चुके थे। अब देखो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है भाई, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। ठीक। अब देखो कह रहा अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब कह रहा अगला महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1929। कभी कभी 1928 भी देता है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। चलो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था। और द्वितीय कब से कब तक चला, कमेंट में जरूर बता देना। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? सीमेंट नहीं है। सीमेंट कौन सा मिट्टी का प्रकार है? कोई सा नहीं। अब चलो काली, पीली, लेटेराइट सब मिट्टी के प्रकार होते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी मानी जाती है भाई, तो काली मिट्टी। और इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मृदा मतलब मिट्टी होता है। अगला कह रहा है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो लेटेराइट मृदा। पर्वतीय मिट्टी भी करेक्ट आंसर है, लेकिन लेटेराइट मृदा ही आपके बुक में दिया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेरे भाई चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि वनों की रक्षा से संबंधित है। इसमें क्या करते थे लोग, पेड़ों से चिपक जाते थे कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। वीडियो लास्ट तक देखना। जो भी स्टूडेंट वीडियो को आधे से छोड़कर भागेगा समझिए कि वो पूरा गवा देगा। मतलब कि साल भर की तैयारी मात्र इस वीडियो में होने वाली है। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सलाल बांध किस नदी पर है, तो वो है चिनाब नदी पर। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वेट करो मैं बता दूंगा सारी चीजें। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो जो है मोटे अनाज हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल जो है धान हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये हो जाएगा कोयला। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो कोरबा जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक यानी कि खाद का निर्यात भारत नहीं करता है। चलो दो राज्यों में के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स हो जाएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन से है भाई, तो सिंहली। स से श्रीलंका, स से सिंहली मान के चलो। ठीक है, सीधे सिंहली। अब देखो निम्न में से संघीय राज्य नहीं है, तो कौन सा है, दिल्ली।
संगति सूची का विषय नहीं है तो कौन सा, विदेशी मामले, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से मैं बता रहा हूँ, ये कभी मतलब कि आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। देखो निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये रक्षा जो है संघीय सूची का विषय नहीं माना जाता है। काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है मेरे भाई, तो काले दस्ताने व बंदी मुठिया जो है अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है सरदार सरोवर डैम से, यानी कि सरदार सरोवर बांध से। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश विकसित है, विकसित देश कौन सा है, फ्रांस है, और विकासशील कहे तो भारत, बांग्लादेश और ब्राजील आ जाएंगे। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, भारत में किस राज्य की, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे अधिक है। ठीक है ना, चलो। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्या कहलाता है, कहलाता है भाई प्राथमिक क्षेत्रक। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और बताओ यहाँ पर कि विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य होता है। ठीक है ना, दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। निम्नलिखित में से भारत किसका याद करता है, भारत किसका याद करता है भाई, तो भारत जो है जूट के सामान का याद करता है। ठीक, अब कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार सॉरी संगठन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी भाई, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है जेनेवा में है। ठीक, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये हुआ 1986 में। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2006 में, जनवरी 2006 में। एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह है, तो एक मार्क जो है खाद्य पदार्थों का प्रमाणित चिन्ह है। हॉलमार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह है, तो हॉलमार्क जो है सोने का यानी कि गोल्ड का है। बस 45 क्वेश्चन ही है, इनको आपको तैयार कर लेना है। इनको तैयार कर लोगे तो 20 नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। अब चलो मैं आपको डायरेक्ट ही ये मैप वर्क बता देता हूँ, उसके बाद ये बता दूंगा। ठीक, तो चलो मैप वर्क आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पेपर ले लेता हूँ। पेपर में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा भाई, मानचित्र संबंधी प्रश्न ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें कहेगा कि निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही अंकन के लिए इतने और अंक निर्धारित है। सही नाम के लिए 1/2 और सही अंकन के लिए 1/2, यानी कि दोनों मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर और सही अंकन कर दोगे तो आधा नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलो कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, मद्रास में हुआ था। मद्रास को चिन्ह पर यहाँ पर लगाओ भाई, तो मद्रास कहाँ पर, ये वाला जो जगह आपको दिखाई दे रहा है यही आपका मद्रास हो जाएगा। अभी मैं इसको याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। 9 के ए का पहला वाला क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लिखना है। स्पेशल वीडियो मैं डाल चुका हूं, जाकर देखना हो तो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान से देखो, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ पर प्रारंभ किया था भाई, दांडी यानी कि साबरमती आश्रम के पास। तो दांडी में, तो दांडी गुजरात में है तो यही है। तो 9 के ए का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दांडी। इस प्रकार से भर दोगे काफ़ी शानदार तरीके से। अगला अगर है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ पर किया था, अहमदाबाद में किया था सूती मिल श्रमिकों ने। तो अहमदाबाद यहीं पर है, तो बस यहाँ पर लिख दो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा वाला है, 9 के ए का तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर। ठीक, तो अहमदाबाद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था भाई, पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब ये वाला है, तो यहीं पर अमृतसर है। ये मान लीजिए कि यही आपका अमृतसर हो गया, तो इसको कर दो अमृतसर, अमृतसर। और ये कौन सा हो जाएगा, 9 के ए का कौन सा, चौथा वाला। ठीक, चौथा वाला अमृतसर। अब देखो पांचवा कह रहा है वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ पर हुआ था भाई, तो नागपुर में हुआ था। तो 9 के जो ए का 5वां नंबर नागपुर यहीं पर है, तो इसको यहाँ पर लिख दो 9 के ए का 5वां नागपुर हो गया, नागपुर। अब चलो यहाँ पर ये 9 के ए वाला खत्म हो गया, यहाँ पर कह रहा 9 का बी भी है, तो ये 5 नंबर इसके मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल गए। अब यहाँ पर देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर है का लिखने के लिए कि 9 के ए का पहला नंबर का आंसर यहाँ पर लिखो। तो जो 9 के ए का पहला नंबर ये मद्रास लिखे हो तो मद्रास यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से। जैसे देख लो यहाँ पर दिया रहेगा कि 9 के ए का
यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा कि यहाँ पर भरें, और इसमें पहला नंबर दिया रहेगा और ऐसे ब्रैकेट में खाने दिए रहेंगे, तो यहाँ पर भर देना मद्रास। ठीक इस प्रकार से भरना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह से भर देना। दो आपको मैप मिलेंगे, मैं एक ही पर आपको बता दे रहा हूँ, दो मिलेंगे। एक ये आपका इतिहास वाले पोर्शन से आता है और ये आपका भूगोल वाले से आता है। तो इतिहास का कंप्लीट हो गया। अब चलो भूगोल का देखते हैं। तो कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। तो देखो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, और राजस्थान यहीं पर है, ये वाला राजस्थान है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, जयपुर है, तो जयपुर को दर्शाओ। तो देखो यहाँ पर भाई जयपुर मान के चलो कि यहीं पर है। ठीक किस चिन्ह द्वारा कहा था भाई, सी चिन्ह द्वारा कहा था, ऐसे करके सी चिन्ह द्वारा, तो ऐसे करके सी चिन्ह द्वारा दर्शा दो। 9 के बी का पहला जयपुर। ठीक क्या कहा था भाई, जयपुर। अब देखो कह रहा है कि महानदी पर निर्मित एक बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। महानदी कहाँ पर है भाई, महानदी उड़ीसा में है, और महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये देखो ये वाला आपका जो पोर्शन है ना उड़ीसा है, तो यही यहाँ पर महानदी मान के चलो कि यहीं पर है। तो यहाँ पर भर दो 9 के बी का दूसरा नंबर, और ये निर्मित बांध कौन सा है महानदी पर, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, और नीचे लिख देना हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर बी वाला भी हो गया। आप देखो यहाँ पर कह रहा है उत्तर भारत की कोई एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी यहाँ से जाती है ऐसे ऐसे करके, गंगा नदी। तो यहीं पर दर्शा ना दो भाई, ये मान के चलो कि ये गंगा नदी है। यहाँ पर लिख दो 9 के बी का तीसरा नंबर 1 2 3, और लिख दो गंगा। ठीक इस प्रकार से। अब देखो अगला कह रहा है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। तो भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के कोटा में है, तो मान के चलते हैं कि यहीं पर है। ठीक है यहीं पर है। थोड़ा बहुत मेरे भाई इधर उधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर समझ जाएंगे। केवल इससे आपको ये देखा जा रहा है कि आपको पूरा इंडिया का मैप याद है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र। दो मैप मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, साफ साफ आप लिखिएगा। 9 के बी का कौन सा भाई, तो चौथा नंबर, चौथा नंबर। अब पांचवा देखो क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा। तो कर्नाटक कहवा उत्पादक राज्य है, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शा दो कर्नाटक। 9 के बी का पांचवा नंबर हो गया। बस इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा मैप वर्क भरना है। तो आशा करता हूँ कि आपको भरना तो अब आ गया होगा। अब जब भरना आ गया तो थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए कि कैसे आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले एक वर्ड याद कर लो, WOAT, वोट याद कर लिए। ठीक तो W से ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है वेस्ट बंगाल। ठीक अब O से आपका ये उड़ीसा हो गया। ये जो इंडिया का छोटा सा मैप दिख रहा है इसके बाद ही से स्टार्ट करना है। वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, ये से ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है आंध्र प्रदेश। T से तेलंगाना हो जाएगा, सॉरी तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखो तमिलनाडु हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो याद कर लो काजू कतली गोवा में, काजू कतली गोवा में। काजू से ये केरला हो जाएगा। ठीक है केरला। फिर कतली से कर्नाटक का यहाँ पर लिखा ही है। फिर गोवा ये छोटा सा दिख रहा है, यही गोवा है हमें, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है महाराष्ट्र। अब देखो ये बीच में है, बीच में, तो इसको हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। और जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है, राजस्थान है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक और ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात ये लहराता हुआ तिरंगा जैसा गुजरात है। एक स्पेशल वीडियो है जाकर देख लीजिएगा। और ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक और ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका उत्तराखंड। ये तीनों ठंड वाले प्रदेश पास पास में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एच को पी को भेजो इधर, एच को इधर लाओ, तो ये पी से आपका क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। एच को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है हरियाणा। अब देखो ये आपका उत्तराखंड के पास ही में क्या है, यूपी है। यूपी के पास में ये वाला क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और ये बिहार के पास ही में नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, झारखंड। और ये दोनों छोड़ दो, वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना है। चलो इस इधर से वैसे पूछे ही नहीं जाते, तो याद भी हो गया। चलो मैं आपको सारी चीज़ अभी इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं कि मानचित्रकारी वाले बता भी देता हूँ। कह रहा है कि
क्लास 10 महत्वपूर्ण मानचित्र प्रश्न, इनको केवल तैयार कर लो, इन्हीं से पूछे जाएंगे। कह रहा है वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ पर हुआ भाई, अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास में हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, मैंने अभी शुरुआत में बहुविकल्पी में बताया, गोरखपुर में। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ पर किया, अहमदाबाद में। वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ, साबरमती आश्रम, गुजरात। ठीक है ना, चलो और याद कर लो भाई। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, चंपारण में हुआ। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घोष हुआ, गुजरात में हुआ। यही मतलब पूछे जाएंगे आपके, किससे भाई, तो इतिहास से। चलो भूगोल से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। गेहूं की सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाने को कह रहा है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और भारत के चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, काफ़ी शानदार तरीके से। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य वो असम है। लाल मिट्टी का क्षेत्र को कौन सा है, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यही तो है बस। अब देखो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक राज्य तो कर्नाटक हो जाएगा, मैंने शुरुआत में ही अभी आपको बताया जब मैं भर रहा था। तो अब देखो अगला कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा, तो जूट उत्पादक कहाँ होता है सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल में ही होता है। राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, मैंने शुरुआत में भराया तो बताया। सलाल बांध किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है, और चिनाब नदी पंजाब में है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखो, तो कृष्णा नदी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। भारत की एक नदी का नाम लिखिए, तो गंगा। गंगा का मैंने बताया था कहाँ पर है, तो सबको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलो लघु उत्तरीय पर देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहला ही कि देखो ये 100% आने वाले क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में, हर एक सेट में देखोगे तो आए ही आए हैं। तो देखो सबसे पहले अलग उत्तरीय आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद से, तो कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद से, वही यूरोप में। तो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण अब और कैसे हुआ, तो देखो कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण। तो देखो कह रहा है राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकाशाहियों की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बताना है। उसके बाद शानदार तरीके से देख लो रॉलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध कैसे किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ। तो देखो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीय को किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका परिणाम ये हुआ। अब देखो विरोध कैसे हुआ, तो भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे कैसे, तो विभिन्न शहरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। तो विरोध बता देना है कैसे कैसे किया गया। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, तो देखो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि सक्सेस भी हुआ। 1917 में इन्होंने चंपारण बिहार के क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ के किसानों के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद गुजरात सत्याग्रह जिसको अहमदाबाद सत्याग्रह कहते हैं, तो 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने के कारण प्लेग की बीमारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उन्हें जबरन लगान वसूल कर रही थी। तो ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा का क्या है,
शानदार तरीके से आपको बताते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। शॉर्ट में ये लिखना है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो 1929 में महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1929 की महामंदी का भारत पर भी प्रभाव पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और उसके बाद देखो यहाँ पर 1928 से 1934 के बीच देश में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत भी बहुत तेज़ी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मात तो उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व व्यापार के लिए उपज पैदा करते थे। 1931 ईस्वी में मंदी अपने चरण पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। अब चलो यहाँ पर करा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि के उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। मिट्टी के कटाव का क्या अर्थ है? ऊपरी परत नष्ट हो जाएगी तो उर्वरा शक्ति यानी कि जो खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, वही कट जाती है तो उर्वरा शक्ति का ह्रास ऐसे ही हो जाएगा। तो बस वही चीज़ कर रहा है। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत कोमल व उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारणों जैसे जल, नदी, वर्षा तथा वायु प्रकरों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना है भूमि का शीघ्र बंजर बना देता है। भारत के लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है, यानी कि हर एक मतलब कि 1/4 कृषि भूमि जो है, जैसे 20 कट्ठा जो जमीन है तो उसमें समझिएगा कि 5 कट्ठा जो जमीन है तो ये कटाव से ही प्रभावित है, भूक्षरण से ही प्रभावित है। ठीक, चलो कह रहा है कि भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। तो वनारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास पट्टियाँ उगाई जाती है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती है। ठीक, इस प्रकार से आप देखो अगला कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशु चारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय कृषि की 3 विशेषता लिखिए। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषता कौन कौन सी है? तो पहली है प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि हमेशा से ही क्या करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा पर निर्भरता भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है तो कृषि उत्पादन भी श्रेष्ठ मात्रा में होता है। बस कृषि की निम्न उत्पादकता मतलब भारत में कृषि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादन केवल $105 की ही है। समझ सकते हो, वार्षिक उत्पादन मात्र $105 मतलब कि करीब करीब 9,000 रुपये के ही आसपास है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता क्या है? तो भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता पहले से ही रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक आबादी की जनसंख्या को भरण पोषण के लिए ऐसा करना भी आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए 65.8% भाग पर ही खाद्यान्न तथा शेष भाग पर व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना और ये सरसों वगैरह व्यापारिक फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है। ठीक, गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है। समझिए, कह रहा है कि गन्ने के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। सबसे पहला कह रहा है जलवायु। गन्ना उष्णार्ध जलवायु की उपज है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। पहला तापमान। उष्ण कटिबंधीय पौधे होने के कारण गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान अर्थात प्राय 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा। गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अतः गन्ना 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में ही उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। ठीक, मिट्टी यानी कि गन्ना अनेक प्रकार की मिट्टियों पर उगाया जा सकता है, लेकिन भारत की लावा युक्त मिट्टी में गन्ना अच्छी प्रकार से पैदा होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, परंतु उत्तरी भारत गन्ना उगाने का प्रमुख क्षेत्र है। सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में उगाया जाता है। तो आशा करता हूँ कितना समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट में बता देना और लाइक कर देना वीडियो को। चलो यहाँ पर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान यानी कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं का वर्णन कीजिए। कह रहा है चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। पहला है जलवायु। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल होती है। चावल की कृषि के लिए निम्न जलवायु उपयुक्त रहती है। पहला है तापमान, यानी कि चावल यानी कि धान उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वर्षा, इसके लिए औसतन वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई के द्वारा भी उगाई जाती है।
जाती है। उसके बाद कह रहा है कि मिट्टी यानी कि दोमट उपजाऊ मिट्टी इनमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक, उत्पादक राज्य चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। चलो, ये तो चावल का रहा। सेम वैसे ही गेहूं का लिखना है, बस अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या लिखना है। अगर तापमान में बात कीजिए, जहाँ पर वहाँ पर तापमान लिखा था ना, ये देखो तापमान, तो इस तापमान के जगह पर आपको केवल 14 से 18 ही कर देना है, उसमें 25 था। तो अब देखो यहाँ पर वर्षा 50 से 75 वासी कर देना है। मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए और उत्पादक राज्य ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। बस इसी प्रकार से तो लिखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन है। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल और बायोगैस आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। ये साधन नवीकरणीय योग्य हैं। अब देखो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका क्या तर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल आता है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक समूह टकराव, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी, सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा है और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो संघवाद क्या होता है भाई? संघवाद शासक सरकार का एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सत्ता पर अधिकार और उसके प्रमुख अनुवांशनिक इकाइयों के बीच बटी होती है। यानी कि संघवाद का डायरेक्ट मतलब समझो कि जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हाथ हो, जिसे तो वही संघवाद कहलाता है। अब देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे यहाँ पर अभी भाजपा की सरकार है ना, तो केंद्र सरकार में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो केंद्र सरकार पूरा केंद्र का नजर गड़ाएंगे पूरा भारत का। और जैसे राज्य हो गया तो जैसे यूपी का जिससे है तो आदित्यनाथ योगी जी, तो इस प्रकार से ये राज्य सरकार हो गई। अब देखो संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो संघवाद की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। यह सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, तो 2 स्तर तो हो ही गया। अब यहाँ पर देखो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कानून बनाती है और कर वसूल कर अपना अधिकार क्षेत्र करती है काम। ठीक, जैसे जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं वो एक ही मतलब आप ही लोग हैं ना, जितने भी केंद्र जो है नागरिक है उन्हीं पर ना शासन करती है। ये थोड़े है कि जो केंद्र सरकार है वो आप पर शासन नहीं करती, वो भी करती है और राज्य सरकार भी, दोनों भी करती है। देखो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति जरूरी है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। कह रहा है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, बताइए। देखो कह रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 के लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंची। राज्यों के विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कि भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे। उसके बाद कभी कभार कोई महिला अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडल जो होते हैं उसमें किसका वर्चस्व होता है? पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। अब देखो यहाँ पर अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा का वास्तविक एवं शुद्ध मात्रा होती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में यानी कि एक वर्ष में प्राप्त होने वाले आय से संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं की सेवाओं को मौद्रिक मूल्य का संपूर्ण योग होता है। अब किसी देश के राष्ट्रीय आय को उस देश के कुल आय से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। जैसे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या जितना भी है उतना। अब देखो कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी
निवेश द्वारा जोड़ा जाता है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब कि विश्व मार्केट में जो विश्व बाजार है उसमें क्या करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, व्यापार करना, एक दूसरे को जोड़ना, मतलब एक देश को दूसरे देश से जोड़कर व्यापार करना, यही तो वैश्वीकरण है। ज़्यादा कुल याद नहीं करना है, बना बना कर लिखना है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रम का आदान प्रदान होता रहा है। बस अब देखो अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो कह रहा है केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जिसको 2005 में लागू किया गया था, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, उन्हें काम की जरूरत है, तो उनको सरकार द्वारा 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी ये प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। बस तो ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलो हम क्या देखते हैं भाई, तो दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय को कहते हैं साइड में, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय पर। दीर्घ उत्तरीय भी काफ़ी आसान है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण लिखिए। देखो कह रहा है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को वो जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने की। और नमक इसलिए कह रहे थे, नमक को रखे थे कि नमक जो है अमीर और गरीब इन सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा भी था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। इन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक की यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और इन्होंने समुद्र के किनारे पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था और इस तरह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू कर नमक कानून को तोड़ा। बस इसी प्रकार से तो लिखना है। अब देखो कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों का विवेचना कीजिए। कह रहा है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चस्त जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निपेक्षों, यानी कि जो होता है क्या, जिसको तलछट बोलते हैं, खराब पदार्थ नदियाँ जो लाती हैं उसी को बोला जाता है, से बनी है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है और यह मृदा गन्ना, चावल और गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो भी कचटा मिट्टी होता है उसी को निपेक्ष बोला जाता है। कचटा मिट्टी जो हलसाऊ होता है। काली मिट्टी की इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये मृदा महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। लाल व पीली मृदा, इस मृदा में लोहे के कण अधिक होने के कारण इनका रंग लाल होता है। कहीं कहीं पर यह पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा यानी कि लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। जहाँ पर अधिक तापमान हो और अधिक वर्षा होता है वहीं पर यह विकसित हुई है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निछालन तथा परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार है अगला क्वेश्चन भी, क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ना, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि केवल वायरल पेपर नहीं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखो कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था पहला। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा रूप जोड़ा गया। शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारी को 3 हिस्सों में बांटा गया। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य बीच सत्ता का बंटवारा लिखित है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के तीनों सदनों में 2/3 बहुमत का
प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों का विधानसभा में मंजूरी कराया जाता है। शक्तिशाली न्यायपालिका संघात्मक शासन में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। राज्यों का अपना संविधान नहीं है, कोई भी राज्य का अपना पर्सनल संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों को अपने अपने संविधान नहीं है। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि बिना ये नहीं कि इसी पक्ष को चुनाव करना है इसी पक्ष को। निष्पक्ष, कोई दबाव में आपको चुनाव नहीं करना, जिसको भी आप चुनना चाहो उसको आप चुन सकते हो, उसी का मतलब है निष्पक्ष चुनाव। कह रहा है सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप में अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। कह रहा है कानूनी पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी तरीके से बहस विचार विमर्श किया जाता है। सूचना का अधिकार पाने का अधिकार, ये तो उसमें है भाई। चलो ये अभी सूचना का अधिकार देखो। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक जानना चाहता है कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या फिर नहीं, तो इसका पता वह कर सकता है। अगला कह रहा है कि जवाबदेह सरकार का गठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, काफी शानदार है। उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या कीजिए। ठीक, उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ही बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत। कह रहा है कि व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ता का शोषण करते हैं। अतः उपभोक्ताओं को जागरूक होना आवश्यक है। इसलिए उपभोक्ता को निम्न अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि क्या कहता है कि जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार है, वो उपभोक्ता को केवल ठगने का ही काम करते हैं। तो बस उसके लिए उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि उनके ठगने को ये कानून के आधार पर रोक सकें। ठीक है ना। कह रहा है सुरक्षा का अधिकार। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें बाजीकरण और सेवाओं के प्रति सुरक्षित रहने का अधिकार भी होता है। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा नियमों का विनियम का पालन करें। जो भी आप ले रहे हो उसके जो भी सुरक्षा नियम दिए गए हैं उसका आप पालन कीजिए। अब देखो कह रहा है कि सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वे वस्तुओं की सेवाओं के मूल्य जानने की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में जानने की सूचना प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर चुनने का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह वस्तुओं और सेवाओं के किस्म तथा उचित मूल्य की जानकारी रखें। और एक विक्रेता है तो उपभोक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वह इच्छा अनुसार ठीक मूल्य पर सही वस्तु का चुनाव कर सके। अब देखो कह रहा है सुनवाई का अधिकार है। हर उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि उपभोक्ता के हितों से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं उन्हें यह आश्वासन दिले कि उनकी समस्याओं का पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो बताना है इसी प्रकार से। और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, मैंने अभी आपको बताया बहुविकल्पीय प्रश्नों में, तो अभी कमेंट करके बता देना। तो आशा करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मानचित्र भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब आपको मैं क्या कराता हूँ भाई, अवगत करा देता हूँ इस पेपर से। थोड़ा बहुत पेपर का भी ओवरव्यू देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? तो सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। आप जानते हैं सब मैंने करा रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न में। उसमें से देखो कितने फंसे हैं। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। तो वही अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, वो ब्रुसेल्स तो दूसरा है भाई, इसका अफ्रीका हो जाएगा। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? उद्योगों में संख्या में वृद्धि। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी था जो पशुओं में, गायों में फैलती थी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। तो अगला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये जो है बैंकिंग हो जाएगा। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नहीं है। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, की बहुसंख्यक लोग ही नहीं शासन करेंगे, इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? तो शक्तियों का वितरण, ये नहीं है। अब देखो अगला कह रहा है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मैंने बताया ये काली कपास मृदा। कतन धान कृषि यानी कि झूम कृषि अपनाई जाती है
मिजोरम में। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा आधारभूत है, तो लौह अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में से उद्योग बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको लौह एवं इस्पात कहते हैं। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, तो फ्रांस है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तियों की साक्षरता दर। ठीक, अब चलो अगला कार्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है, तो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत और बेहतर मौजूदगी, यानी कि इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में कराया ही। अब देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम घोषित किया गया था, 1986 में घोषित किया गया। कब, 1986 में। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा ही रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मैंने करा रखा है। सत्ता की साझेदारी मैंने करा रखा है, अभी मैंने कराया पीछे देखो पेपर में सारे क्वेश्चन फंसे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर भारत के भूमि के प्रमुख प्रारूपों का विवेचना मैंने करा ही रखा है। संसाधन नियोजन भी करा रखा है, संसाधनों को एकदम बढ़िया से संभाल कर रखना संसाधन नियोजन कहलाता है, बचा कर रखना, उसको हानि मत पहुंचाना। ठीक, तो अब देखो आर्थिक ये वाला नहीं बताया, लेकिन ये वाला बताया, मनरेगा वाला देख लो, पूछा गया है। उसके बाद नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बताया मैंने। अब देखो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चावल की खेती वाला मैंने बताया, यह कर लोगे आप आसानी से। वैश्वीकरण मैंने बताया ही था। उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हो, ये भी मैंने बता रखा है। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मानचित्रकारी इसी से मैंने आपको कराया, तो मानचित्र तो आप धुआं ही कर दोगे। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, जितनी भी चीज़ें समझ में आई कमेंट में बता देना। कहीं पर अगर मिस्टेक हुई हो तो वो भी कमेंट में कर देना। और हाँ, एक लाइक और दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा भाई, और एक कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।